पाठ 20 रचनात्मक लेखन। चित्र वर्णन। आज जिज्ञासा और प्रेरित कुछ चित्र देख रहे हैं। तब नाना जी ने उन्हें समझाया कि इन चित्रों को देखकर तुम्हारे मन में कुछ भाव अवश्य ही उठ रहे होंगे कि ये चित्र किस बारे में और क्या बता रहे हैं। किसी भी चित्र को देखने पर जो भाव मन में आते हैं उन्हें लिखना ही चित्र वर्णन कहलाता है। चित्र वर्णन करते समय इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। चित्र को पहले ध्यान से देखकर समझ लें कि उसमें क्या बताने का प्रयास किया गया है। चित्र में दी गई सभी वस्तुओं और व्यक्तियों या प्राणियों के बारे में क्रम से लिखें। चित्र में ध्यान से देखें कि कौन क्या कर रहा है। वाक्य क्रमानुसार और छोटे होने चाहिए। शब्द सीमा का ध्यान रखकर सहज सरल भाषा में वर्णन लिखें। आइए अब इन चित्रों का वर्णन करते हैं। चित्र 1। यहाँ चित्र में एक कक्षा में 10 छात्र छात्राएं अध्यापिका के चारों ओर खड़े हैं। अध्यापिका उन्हें कोई गतिविधि करा रही है। 2 छात्राओं ने उत्तर देने के लिए हाथ ऊपर उठाया हुआ है। एक छात्रा श्याम पट के पास खड़ी है। उसके हाथ में एक चौक है। वह सबके उत्तर के अनुसार अंक दे रही है। सभी छात्र खुश दिखाई दे रहे हैं। चित्र 2। चित्र शाम के समय का दृश्य है। सूरज ढल रहा है। 4 लड़कियां साइकिल चला रही हैं। 2 लड़कियों की साइकिल लाल रंग की है। एक लड़की की हरी और एक लड़की की नीली है। एक लड़की की साइकिल के आगे लगी हुई टोकरी में कुछ फूल रखे हुए हैं। सभी लड़कियां खुश दिखाई दे रही हैं। कहानी लेखन। आज जिज्ञासा और प्रेरित एक दूसरे को कहानी सुना रहे हैं। तब नाना जी ने उन्हें समझाया कि तुम दोनों एक दूसरे को अपनी कल्पना से कहानी सुना रहे हो। हम किसी भी कहानी की कल्पना करके उसे लिख भी सकते हैं। गद्य साहित्य में कहानी लेखन का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। कहानी लिखते समय इन आवश्यक बातों का ध्यान रखना चाहिए। जिस विषय पर कहानी लिखनी है उसके बारे में पहले अच्छी तरह से सोच लें। कहानी की विषय वस्तु आकर्षक हो ताकि पाठक को अंत तक पढ़ने की लालसा रहे। कहानी की भाषा सहज सरल हो। कहानी का शीर्षक आकर्षक हो और कहानी से मिलने वाली सीख भी लिखनी चाहिए। कहानी मुख्य रूप से 2 प्रकार से लिखी जा सकती है। पहला चित्रों के आधार पर, दूसरा शब्द संकेतों के आधार पर। देखिए, पहले चित्रों के आधार पर कहानी लिखना सीखते हैं। अंगूर खट्टे हैं। एक बार की बात है, एक लोमड़ी बहुत भूखी थी। वह खाने की तलाश में घूम रही थी कि एक जगह जाकर उसे एक बाग में अंगूरों से लदी हुई बेल दिखाई दी। पके अंगूर देखकर लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया और उसने आज का भोजन इन अंगूरों से ही करना चाहा। अब लोमड़ी अंगूर खाने के लिए उनकी ओर लपकी, लेकिन बेल की ऊंचाई पर होने के कारण कई बार प्रयास करने पर भी लोमड़ी के मुंह में अंगूर नहीं आ पाए। अब कई बार प्रयास के बाद लोमड़ी निराश होकर जाते हुए कहने लगी, अंगूर खट्टे हैं। शिक्षा। कभी कभी किसी कार्य में निराशा मिलने पर हम उस कार्य में ही कमी बता देते हैं। पंचतंत्र से। आइए अब कुछ शब्द संकेतों के आधार पर एक कहानी लिखते हैं। शब्द संकेत। लोमड़ी और सारस दोनों मित्र। लोमड़ी का सारस को अपने घर खीर खाने का न्योता देना। सारस को थाली में खीर देना। लोमड़ी की चालाकी सारस द्वारा समझ लेना। लोमड़ी को सबक सिखाने के लिए सारस का लोमड़ी को अपने घर न्योता देना। सारस द्वारा लोमड़ी को खीर सुराही में दे देना। लोमड़ी को अपने व्यवहार पर पछतावा होना। एक बार एक लोमड़ी और एक सारस में मित्रता हो गई। लोमड़ी ने सारस को एक बार अपने घर खीर खाने के लिए न्योता दिया। सारस लोमड़ी मित्र के घर प्रसन्नता से पहुंचा। लोमड़ी 2 थालियों में खीर परोस कर ले आई। लोमड़ी को मालूम था कि सारस की चोंच लंबी है, वह थाली में अधिक खीर नहीं खा पाएगा। जब दोनों खीर खाने बैठे तो ऐसा ही हुआ। लोमड़ी अपनी जीभ से अपनी थाली की सारी खीर चट कर गई और सारस बेचारा अपनी चोट से खीर नहीं खा पाया। अब सारस अपने घर आ गया। सारस ने लोमड़ी को सबक सिखाने के लिए कुछ दिनों बाद अपने घर खीर खाने का न्योता दिया। अब लोमड़ी बड़ी प्रसन्न होकर आई। सारस ने 2 सुराहियों में खीर डालकर रख दी। अब सारस अपनी चोंच से सुराही में से खीर खाने लगा, लेकिन लोमड़ी खीर नहीं खा पाई। अब लोमड़ी को सारस के साथ की गई
ही अपनी चालाकी भरे व्यवहार पर पछतावा हुआ और वह सारस के घर से चुपचाप चली गई। शिक्षा, हमें अपने मित्रों के साथ चालाकी भरा व्यवहार कदापि नहीं करना चाहिए। संवाद लेखन। आज नाना जी ने जिज्ञासा और प्रेरित से बातें करते हुए उन्हें समझाया कि हम सामान्य रूप से आपस में जो बातचीत करते हैं उन्हें उसी रूप में लिख भी सकते हैं। हमारी आपस में हुई बातचीत को उसी रूप में लिखना संवाद लेखन कहलाता है। संवाद लिखते समय इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। संवाद सामने वाले व्यक्ति की बातों को क्रम में रखते हुए ही होने चाहिए। संवाद दो व्यक्तियों के बीच या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच भी होते हैं। संवाद ऐसे लिखें कि सच में हो रही बातचीत का अनुभव कराएं। संवाद छोटे हों और विषय को लेकर स्पष्ट भाषा में लिखे गए हों। कप, प्लेट और केतली के बीच हुए संवाद। कप, अरे वाह, सुबह सुबह अदरक इलायची की सुगंध पाकर तो दिल खुश हो ही जाता है। केतली, अरे कप, तुमसे पहले तो चाय मुझ में डाली जाती है, ये सुगंध तो मैं पहले लेती हूँ। कप, हाँ हाँ ठीक है केतली बहन, तो पहले ये सुगंध लेती हो तो इतनी इतरा क्यों रही हो? केतली, ओहो कप भाई, आप तो हमेशा की तरह गुस्सा ही हो गए। कप, और क्या करूं केतली बहन, और क्या करूं केतली बहन, तुम बात ही ऐसी कर देती हो। प्लेट, ओहो, हर सुबह की तरह तुम दोनों आज भी झगड़ना शुरू हो गए। केतली, नहीं प्लेट बहन, हम झगड़ नहीं रहे हैं। प्लेट, अच्छा झगड़ नहीं रहे हो तो चाय की सुगंध का आनंद उठाओ ना। कप, केतली मुस्कुराकर, हाँ हाँ बहन, हम सुबह की चाय की सुगंध का ही आनंद उठा रहे हैं। अध्यापक और छात्र के बीच हुए संवाद। शिक्षक, दीपक, तुमने अभी तक अपना प्रश्न हल नहीं किया? कर रहा हूँ सर, लेकिन एक जगह अटक गया हूँ। बताओ क्या समस्या है? जब लव कुश महाराज राम के बेटे थे तो फिर उन्होंने अपने पिता के यज्ञ का घोड़ा क्यों रोका? क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि वे महाराज राम के पुत्र हैं। सर, उस समय की राज व्यवस्था और आज की व्यवस्था में क्या अंतर है? उस समय प्रजा हित सर्वोपरि था। आज तो राजनेता केवल स्वहित की चिंता करते हैं। प्रजा हित तो वे केवल अपने चुनावी भाषणों में दर्शाते हैं। यही तो अंतर है प्राचीन भारतीय राज्य व्यवस्था और आधुनिक लोकशाही में। तब तो पुराना समय ही अच्छा था सर। पुराना समय तो अच्छा था ही, साथ ही पुराने मूल्य भी अधिक सच्चे थे। उनमें जीवन का सही दर्शन था। समझ गया सर, हमें जीवन मूल्यों का महत्व समझना चाहिए। दो पर्यटकों के बीच हुए संवाद। हेलो मित्र, क्या तुम यहाँ मसूरी में ही रहते हो? नहीं मित्र, मैं राजस्थान से यहाँ घूमने आया हूँ। और तुम? मित्र, मैं दिल्ली से यहाँ घूमने आया हूँ। अर्थात हम दोनों ही यहाँ नए हैं। हाँ मित्र, हम दोनों ही नए हैं, तो हमें एक गाइड की आवश्यकता होगी। हाँ चलो, किसी एक गाइड से बात कर लेते हैं जो हमें यहाँ के पर्यटन स्थलों पर घुमा सके। चलो, हमारी मित्रता भी हो गई, अब साथ घूमने में आनंद आएगा। मालिक और नौकर के बीच संवाद। अरे रामू, कहाँ गया? आया मालिक, कहिए क्या हुक्म है सरकार? इतनी देर से पुकार रहा हूँ, क्या सो रहा था? नहीं मालिक, घर के बाहर एक भिखारी को भगा रहा था, वह सुबह सुबह आ गया था भीख मांगने। अच्छा जा, भीतर बीबी जी से मेरे लिए चाय बनवा ला। मालिक, चाय मीठी लेंगे या फीकी? तू तो जानता है कि मुझे डायबिटीज है, तेरी मालकिन फीकी चाय ही देंगी, पर तू चुपचाप एक पुड़िया में चीनी अलग से ले आना। ऐसा गजब मत करिए मालिक, जब चीनी नुकसान देती है तो काहे को बीमारी बढ़ाते हैं। तू चुप कर, जैसा कहा जाए वैसा ही कर। आया बड़ा हकीम, बस जा अब चाय ले आ। जी मालिक। चाय लेने भीतर जाता है। पत्र लेखन। जिज्ञासा और प्रेरित की गर्मियों की छुट्टियां पड़ गई हैं। अब उन्हें अपने मामा जी के घर जाना है। दोनों उन्हें सूचना देने के लिए पत्र लिखने में लगे हुए हैं। उन्हें इस प्रकार पत्र लिखते देख नाना जी ने समझाया कि हम अपने प्रियजनों को अपनी कोई भी सूचना पत्र द्वारा ले दे सकते हैं। अपने प्रियजनों के साथ ही साथ हम प्रधानाचार्य, संपादक, पुलिस अधिकारी, पुस्तक विक्रेता या किसी भी कार्यालय को पत्र लिख सकते हैं। अपने प्रियजनों को अनौपचारिक पत्र लिखे जाते हैं। किसी कार्यालय को लिखे जाने वाले पत्र औपचारिक पत्र की श्रेणी में आते हैं। इस प्रकार पत्र दो प्रकार के होते हैं। पहला अनौपचारिक पत्र, दूसरा औपचारिक पत्र। पहला अनौपचारिक पत्र।
अनौपचारिक पत्र अपने प्रियजनों व सगे संबंधियों को लिखे जाते हैं। दूसरा, औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं आवेदन पत्र, जो प्रधानाचार्य को लिखे जाते हैं। कार्यालयी पत्र, जो किसी कार्यालय को लिखे जाते हैं, जैसे संपादक, किसी कार्यालय के अधिकारी या निर्देशक आदि। व्यावसायिक पत्र, पुस्तक विक्रेता, बैंक मैनेजर, व्यापारी आदि को लिखे जाने वाले पत्र। पत्र लेखन से पहले इन विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। सहज एवं सरल भाषा में संक्षिप्त पत्र ही लिखना चाहिए। पत्र में अनावश्यक बातें लिखने से बचना चाहिए। पत्र में मुहावरों का भी प्रयोग कर सकते हैं। आजकल कंप्यूटर प्रभाव के कारण पत्र में सभी संबोधन बाईं ओर लिखा जाता है। पत्र में अपना नाम, पता और जिसे पत्र लिख रहे हैं उसका नाम पता बिल्कुल सही होना चाहिए। पत्र के लिफाफे पर डाक टिकट अवश्य लगाएं और पिन कोड अवश्य लिखें। अनौपचारिक पत्र का प्रारूप। भेजने वाले का पता, परीक्षा भवन लिखें या अपना पता लिखें। दिनांक, संबोधन, अभिवादन। पहला अनुच्छेद में कुशल मंगल पूछना। दूसरे अनुच्छेद में अपनी बात लिखना। तीसरे अनुच्छेद में पत्र समाप्त करना। पत्र प्राप्त करने वाले के साथ पत्र भेजने वाले का संबंध लिखना। पत्र भेजने वाले का नाम। औपचारिक पत्र का प्रारूप। कार्यालय को पत्र, प्रेषक का नाम, सेवा में पत्र पाने वाले का पद और नाम। विषय, महोदय, पहला अनुच्छेद, दूसरा अनुच्छेद। भवदीय, अपना नाम, दिनांक। प्रधानाचार्य को आवेदन पत्र। सेवा में प्रधानाचार्य। विद्यालय का नाम व पता। विषय, महोदय, पहला अनुच्छेद, अपना परिचय। दूसरा अनुच्छेद, आपका आज्ञाकारी, अपना नाम व कक्षा। दिनांक। अनौपचारिक पत्र का नमूना। पहला, आओ अब चाचा जी को अपने आने की सूचना देते हुए एक पत्र लिखते हैं। 118 सेक्टर 19, नोएडा, उत्तर प्रदेश, 14 अगस्त 1922। आदरणीय चाचा जी, सादर नमस्ते। हम सभी यहाँ पर कुशल हैं और आशा करते हैं कि आप भी वहाँ पर सकुशल होंगे। चाचा जी, अगले सप्ताह हमारी गर्मियों की छुट्टियां पड़ने ही वाली हैं। इस बार की छुट्टियां आपके साथ बिताने का मन हो रहा है और पूना घूमने का भी बहुत मन है। चाचा जी, छुट्टियां पड़ने के बाद एक सप्ताह में हमें गृह कार्य पूरा करना है। उसके बाद ही हम अपना सामान पैक करेंगे। पिताजी ने टिकट खरीद ली है और 2 सप्ताह के बाद हम पूना पहुंच रहे हैं। चाची जी को नमस्ते और नमन व रुचि को सभी की ओर से बहुत सारा स्नेह। आपके भतीजा व भतीजी, जिज्ञासा और प्रेरित। दूसरा, अपने मित्र को सुबह की सैर का महत्व बताते हुए एक पत्र लिख। 109 मयूर विहार, दिल्ली, 12 सितंबर 1922। प्रिय मित्र मानव, आशा करता हूँ कि तुम वहाँ पर सब परिवार कुशल होगे। बहुत दिनों से तुम्हारा पत्र नहीं मिल रहा है, इसलिए आज मैंने सोचा कि तुमसे बात कर लूं। मित्र, मैं प्रतिदिन सुबह उठकर सैर के लिए जाता हूँ। सैर करने से मेरा स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है। मैं पूरा दिन चुस्त महसूस करता हूँ। तुम भी सुबह की सैर के लिए जाया करो। तुम्हें भी बहुत स्वास्थ्य लाभ होगा। मित्र, तुम्हारे पत्र का इंतजार करूंगा। अपने माता पिता को मेरा प्रणाम कहना और अपने भाई को मेरा स्नेह देना। तुम्हारा मित्र क ख ग। औपचारिक पत्र का नमूना। तीसरा, झपटमारी की बढ़ती घटनाओं के बारे में थानाध्यक्ष को सूचना देते हुए एक पत्र लिखते हैं। 180 गीता नगर, दिल्ली, 8 अगस्त 2022। सेवा में थानाध्यक्ष महोदय, गीता नगर थाना, दिल्ली। विषय,
अपने क्षेत्र में झपटमारी की समस्या की ओर ध्यान दिलाने हेतु पत्र। महोदय, निवेदन यह है कि हमारे क्षेत्र गीतानगर में आजकल झपटमारी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। शाम के समय ये घटनाएं अधिक हो रही हैं। जो भी झपटमार हैं, वे दूसरे स्थानों से बाइक पर सवार होकर आते हैं और ऐसी घटनाओं को अंजाम देकर वापस चले जाते हैं। ऐसी घटनाओं के कारण यहाँ डर का माहौल बनता जा रहा है। हम सभी का आपसे अनुरोध है कि इन झपटमारों को पकड़ा जाए और यहाँ पर पुलिस की गश्ती बढ़ाई जाए ताकि इन घटनाओं पर रोकथाम लग सके। धन्यवाद। भवदीय, सभी गीता नगर वासी। चौथा, अपने क्षेत्र के पार्क में और अधिक पेड़ पौधे लगवाने हेतु नगर विकास प्राधिकरण के सचिव को पत्र लिखते हैं। 110 वसंत कॉलोनी, दिल्ली, 8 जुलाई 2022। सेवा में नगर निगम सचिव महोदय, वसंत कॉलोनी, दिल्ली। विषय, अपने क्षेत्र के पार्क में और अधिक पेड़ लगवाने हेतु पत्र। महोदय, हम वसंत कॉलोनी निवासी आपका ध्यान अपने क्षेत्र के पार्क की ओर दिलाना चाहते हैं। हमारे क्षेत्र के पार्क में बहुत कम पेड़ पौधे हैं। हम सभी सुबह शाम पार्क में टहलने और सैर के लिए जाते हैं, तो ताजी हवा लेने के लिए पेड़ पौधों की कमी महसूस होती है। अतः आपसे अनुरोध है कि इस क्षेत्र के पार्क में और अधिक पेड़ पौधे लगवा दें। आशा है आप इस ओर शीघ्र ही ध्यान देंगे। धन्यवाद। भवदीय, वसंत कॉलोनी निवासी। पत्र यदि परीक्षा भवन में लिख रहे हैं तो अपने पते के स्थान पर परीक्षा भवन लिखें और नीचे अपने इस नाम के स्थान पर क ख ग लिखें। अनुच्छेद लेखन। आज नाना जी ने जिज्ञासा और प्रेरित को अनुच्छेद के बारे में समझाया। अनुच्छेद लिखना स्वयं में एक कला है। अनुच्छेद लिखने से पहले हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले जिस विषय पर अनुच्छेद लिखना है उस विषय को तैयार कर लें। अनुच्छेद में मुख्य बिंदुओं को ही प्रस्तुत करना चाहिए। अनुच्छेद की भाषा सहज सरल होनी चाहिए ताकि विषय सरलता से समझ में आ जाए। शब्द सीमा का ध्यान रखते हुए अपने विचारों को सीमित करके ही प्रस्तुत करना चाहिए। चलिए अब अनुच्छेद लिखते हैं। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय। संकेत बिंदु, सबका हित, सहायता का समय, कैसे की मदद, सीख। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के अनुसार हमें सबका हित सोचना चाहिए। सबकी सहायता करने में जो सुख मिलता है वह हर सुख से ऊपर होता है। हमें गरीब या जरूरतमंद की सहायता करनी चाहिए। हमें प्रकृति से सीखना चाहिए कि वह हमें सदा कुछ न कुछ देती ही है, कभी हम पर अपना उपकार नहीं जताती और बदले में हमसे कभी भी कुछ नहीं लेती। इसी प्रकार हमें भी किसी की सहायता करके उसे जताना नहीं चाहिए। दूसरों का हित सोचने में जो त्याग की भावना विकसित होती है वह समाज का विकास करने में सहायक भी होती है। इसलिए किसी का हित चाहने के लिए हमें हर संभव मदद करनी चाहिए। सबका हित चाहने में जो सुख है वह कहीं और नहीं है। मेरे विद्यालय का पुस्तकालय। संकेत बिंदु, पुस्तकों का संग्रह, देखभाल, पुस्तकें, सहायक। मेरे विद्यालय में एक बहुत बड़ा पुस्तकालय है। यहाँ पर हर विषय से संबंधित पुस्तकें मिलती हैं। यहाँ लगभग 1000 के करीब पुस्तकें हैं। 2 पुस्तकालय कर्मी हैं और एक पुस्तकालयाध्यक्ष हैं जो इसकी बहुत अच्छी तरह देखभाल करते हैं। पुस्तकें हमारे ज्ञान के भंडार को बढ़ाने में सहायक होती हैं। हमें जिस भी विषय की पुस्तक की आवश्यकता होती है और वह पुस्तकालय में उपलब्ध ना हो तो पुस्तकालयाध्यक्ष को बताने पर वह पुस्तक आ जाती है। हम सभी मित्र अपने पुस्तकालय में बैठकर पढ़ते हैं। यहाँ बैठकर पढ़ना हम सभी को बहुत अच्छा लगता है। मेरी गर्मियों की छुट्टियाँ। संकेत बिंदु, खुशी, घूमने की योजना, यात्रा। हमारी गर्मियों की छुट्टियाँ पड़ते ही मैंने और मेरे भाई ने सबसे पहले अपने विद्यालय का गृह कार्य पूरा किया, क्योंकि पिताजी ने छुट्टियाँ शुरू होने से पहले ही मसूरी घूमने की योजना बना रखी थी और हमारे ट्रेन के टिकट भी खरीद कर रख लिए थे। अब हमने अपना सामान सुनियोजित तरीके से रखना आरंभ कर दिया था। अगले दिन की शाम को हमारी यात्रा आरंभ हुई और उससे अगले सुबह
हम मसूरी पहुंच गए। उधर से चाचा जी भी सपरिवार वहां समय पर पहुंच गए। हम सभी ने मिलकर मसूरी के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर घूमने के लिए एक गाइड रख लिया। उसने हमें सभी पर्यटन स्थल घुमाए। हमने बहुत सा सामान खरीदा और एक सप्ताह कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। ये हमारी छुट्टियां स्मरणीय रही। बरसात की एक सुबह, संकेत बिंदु, वर्षा का आगमन, आनंद, बारिश की बौछारें, उमंग। आज सुबह उठते ही मैं बालकनी में गई तो देखा कि झमाझम बारिश हो रही है। आज सोमवार है और मुझे विद्यालय जाना है। मैंने सुबह तैयार होकर प्रार्थना की कि जब तक मैं नाश्ता करूं तब तक बारिश रुक जाए। मैंने नाश्ता भी कर लिया लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी अपनी बरसाती ओढ़े और छाता लिए तनु भी आ गई। उसे देखा तो मैंने पूछा, तनु तुम ये बरसाती और छाता दोनों ही क्यों लिए आए हो? तनु कहने लगी कि बारिश बहुत तेज है और भीगने से कपड़े खराब हो ना जाएं, इसलिए मैंने दोनों ही ले लिए। अब उसकी बात सुनकर हंसी तो आई लेकिन बारिश देखकर इसके अलावा कोई और चारा ना था। बस फिर क्या, अब मैंने भी घर से निकलने का मन बना लिया और तनु की तरह ही मैंने भी अपनी बरसाती ओढ़ी और दोनों बारिश का आनंद लेते हुए विद्यालय की ओर निकल पड़े। बारिश होने से पेड़ पौधे, सारी प्रकृति बहुत ही मनोरम लग रही थी। बस प्रकृति की अनोखी देन का आनंद लेते हुए हम कब विद्यालय पहुंच गए पता ही नहीं चला। हमें प्रकृति की देन का खुशी से स्वागत करना चाहिए। वृक्ष हमारे मित्र, संकेत बिंदु, वृक्ष का हमारे जीवन में महत्व, वृक्षों से होने वाले लाभ, निष्कर्ष। वृक्ष हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। वे हमारे सच्चे मित्र होते हैं। प्राचीन ग्रंथों में उन्हें देवताओं के समान माना गया है। वृक्ष हमारे जीवन के अनिवार्य अंग होते हैं। वृक्ष हमारा पालन पोषण करते हैं। सदियों से वृक्ष हमारे खान पान, आवास तथा विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति बिना किसी स्वार्थ के करते रहे हैं। वृक्ष हमें ऑक्सीजन रूपी प्राणवायु प्रदान करते हैं। जब से पृथ्वी अस्तित्व में आई है, ये हमारे साथी हैं। वृक्ष हमें लकड़ी, खाद्यान्न, कागज, दवाइयाँ, वस्त्र आदि प्रदान करते हैं। वृक्ष बारिश लाते हैं। वृक्षों की जड़ें मिट्टी में गहराई में फैली रहती हैं, जो मृदा के कटाव को रोककर उसे बांधे रखती हैं। वृक्ष हमारे लिए बहुउपयोगी हैं, फिर भी हम अपने स्वार्थों के लिए इनकी अंधाधुंध कटाई कर रहे हैं। हम अपने घरों, खेतों और वस्तुओं के निर्माण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इनकी बलि चढ़ा रहे हैं। जितनी तेजी से हम इनकी कटाई कर रहे हैं, उतनी तेजी से हम अपनी जड़ें भी काट रहे हैं। वृक्षों के कटाव के कारण वायुमंडल में प्रदूषण की मात्रा बढ़ रही है। यह प्रदूषण मनुष्य के लिए हानिकारक हो रहा है। प्रदूषण के कारण वायुमंडल का तापमान लगातार बढ़ रहा है। ध्रुवों पर स्थित बर्फ भी लगातार पिघल रही है। इससे समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है और प्रलय आ सकती है। इन सब समस्याओं का एकमात्र यही उपाय है कि वृक्षों का संरक्षण किया जाए और अधिकाधिक वृक्ष लगाकर पृथ्वी को सुरक्षित बनाया। दैनंदिनी लेखन। अपने पूरे दिन में घटी घटनाओं को जब हम लिख लेते हैं तो वह दैनंदिनी लेखन, डायरी राइटिंग कहलाता है। दैनंदिनी उस सच्चे मित्र की भांति होती है जिसे हम अपने पूरे दिन का हाल बताकर अपना दिल हल्का कर लेते हैं। यह हमारी स्मृतियों के तौर पर संचयित होती रहती है। जब हम कभी बाद में इसे पढ़ते हैं तो यह गुजरे दिनों की यादों को फिर से ताजा कर देती हैं। दैनंदिनी लिखते समय ध्यान रखने योग्य महत्वपूर्ण बातें। सबसे पहले दिन, तिथि और समय लिखें। डायरी दिन के अपने सभी काम समाप्त करने के बाद रात में सबसे अंत में लिखें ताकि आप सभी घटनाएं लिख सकें। अंत में अपने हस्ताक्षर करें क्योंकि यह आपका अपना व्यक्तिगत दस्तावेज है। सरल एवं सुगठित भाषा का प्रयोग करें। आइए कुछ उदाहरण देखें। पहला, 19 जुलाई 2022 गुरुवार, रात्रि 10 बजे। आज मैं बहुत खुश हूँ। आज गांव से दादाजी व दादी जी जो आए हैं, अब वे हमारे साथ 1 महीना रहेंगे। दादाजी बता रहे थे कि पिछले महीने वे कश्मीर गए थे। वहाँ से वे मेरे लिए एक बहुत सुंदर फर वाला कोट और मम्मी के लिए एक बहुत सुंदर शॉल लाए हैं। दादी जी ने आज मुझे एक बहुत अच्छी कहानी सुनाई। दादी जी बता रही थी कि उन्होंने अब गांव वाला घर पक्का बनवा लिया है। आदित्य।
दूसरा 21 अगस्त 2022 सोमवार रात्रि 9:20 आज मेरे विद्यालय में सुलेख प्रतियोगिता थी। मुझे प्रथम पुरस्कार मिला। मुझे बहुत अच्छा लगा। अध्यापिका जी ने सबके सामने मेरे लेख की बहुत प्रशंसा की। उन्होंने बताया कि लेख छोटी उम्र में ही सुधार लेना चाहिए, क्योंकि गांधी जी अपने खराब लेखन के कारण काफी पछताए थे और जब तक उन्होंने इसे सुधारने की कोशिश की तब तक समय निकल चुका था। मैं अपना लेख अब और अच्छा करने की कोशिश करूंगी। अदिति। तीसरा 18 सितंबर 2022 मंगलवार रात्रि 10:20 आज एक ऐसी घटना हुई जिसे भूल पाना मेरे लिए सरल नहीं है। आज हमारा हिंदी का टेस्ट था। मेरे पीछे बैठा एक छात्र राहुल बार बार मुझसे किसी प्रश्न का उत्तर पूछ रहा था। मेरे बताने पर अध्यापिका जी ने हमें एक बार मना भी किया, पर दूसरी बार बात करते देख उन्होंने हम दोनों से टेस्ट पेपर छीनकर कक्षा से बाहर निकाल दिया। किसी और की गलती की सजा मुझे भुगतनी पड़ी। मुझे बहुत बुरा लगा, पर इससे मैंने एक सबक सीखा कि कोई भी हमें तब तक परेशान नहीं कर सकता जब तक हम ना चाहें। अगर मैंने पहले ही बार उसे दृढ़ता से मना कर दिया होता तो यह नौबत ही नहीं आती। मानिक अग्रवाल। सूचना लेखन। कल विद्यालय की छुट्टी होते समय अध्यापिका जी ने जिज्ञासा और प्रेरित को कहा कि अगले सप्ताह विद्यालय में वाद विवाद प्रतियोगिता है और कल विद्यालय आकर सभी को बता दें। अब उन्होंने घर आकर नाना जी से पूछा कि वे कल विद्यालय जाकर सबको किस प्रकार बताएंगे। तब नाना जी ने उन्हें समझाया कि किसी भी प्रकार की जानकारी किसी को पहुंचाने को सूचना कहते हैं। यदि सूचना किसी बड़े समूह या संस्थान को देनी है तो यह सूचना लिखकर दी जाती है। जब किसी को लिखित रूप में कोई जानकारी दी जाती है तब उसे सूचना लेखन कहते हैं। सूचना लेखन के समय इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सूचना लिखने से पहले ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में सूचना लिख लें ताकि पढ़ने वालों का ध्यान आकर्षित हो सके और सभी उसे पढ़ सकें। सूचना किसके लिए और किसके बारे में लिखी जा रही है यह अवश्य लिखें। सूचना जिस दिन दी जा रही है और जिस दिन के लिए दी जा रही है दोनों तिथियां अवश्य लिखें। भाषा सरल और औपचारिक होनी चाहिए। सूचना के बारे में कोई जानकारी देने या लेने के लिए जिससे संपर्क किया जा सके उसका नाम और पता भी देना चाहिए। अंत में सूचना देने वाले के हस्ताक्षर भी होने चाहिए। गुरुकुल विद्या मंदिर विद्यालय दिल्ली। सूचना 12 अगस्त 2022 वाद विवाद प्रतियोगिता। सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि अगले सप्ताह 16 अगस्त 2022 को विद्यालय में वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। यह प्रतियोगिता कक्षा अनुसार 3 चरणों में होगी। पहला चरण कक्षा 5 से 8 तक सुबह 8 बजे से 9 बजे तक। दूसरा चरण कक्षा 9 से 9 और 10 सुबह 10 बजे से 11 बजे तक। तीसरा चरण कक्षा 11 और 12 दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक। जो भी विद्यार्थी इस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहते हैं वह विद्यालय के हिंदी विभागाध्यक्ष के पास अपना नाम लिखवा दें। प्रतियोगिता का विषय अपनी अपनी कक्षा के हिंदी अध्यापक से पूछें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। हिंदी विभागाध्यक्ष हिंदी विभाग में। पानी भरने के स्थान पर बोतल खोने की सूचना। गगनदीप विद्यालय मुंबई 7 जुलाई 2022। सूचना मैं नवीन कौशिक कक्षा 7 का विद्यार्थी हूँ। मैं कल अपनी पानी की बोतल पानी भरने के स्थान पर भूल गया था। बोतल 1 लीटर की है और मिल्टन कंपनी की बनी है। जिस भी किसी को मिली हो कृपया मेरे कक्षा अध्यापक को और मुझे सूचित करें। धन्यवाद। नवीन कौशिक कक्षा 7। विज्ञापन लेखन। आज नाना जी ने समाचार पत्र में विज्ञापन देखकर जिज्ञासा और प्रेरित को समझाया कि आज के समय में विज्ञापन की निराली दुनिया की चकाचौंध ही अलग है। आज के युग में विज्ञापन की दुनिया ने सामान्य जन के जीवन में विशेष स्थान बना लिया है। आए दिन टीवी रेडियो पर तथा जगह जगह लगे होर्डिंग्स पर नए नए विज्ञापन देखने को मिलते हैं। संचार माध्यमों के द्वारा विज्ञापन घर घर पहुंचने में सक्षम हो गए हैं। ये सामान्य जन के दिमाग पर अपना इतना असर छोड़ देते हैं कि किसी न किसी प्रकार से हर कोई उनमें कुछ सेकंड या कुछ मिनट ही सही
चलते चलते हुए देखकर ही सही मगर अपना समय अवश्य देता है। विज्ञापन लिखना भी अपने आप में एक कला है। विज्ञापन लिखते समय निम्नलिखित बातें ध्यान रखनी चाहिए। सबसे पहले विज्ञापन की भाषा सामान्य जन के निकट की होनी चाहिए। भाषा सहज किंतु प्रभावशाली होनी चाहिए, जो दिल दिमाग को छू सके। उत्पाद की विशेषता अवश्य बताई जानी चाहिए। समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं में अनेक प्रकार के विज्ञापन आते हैं, जैसे किसी भी उत्पाद के, नौकरी पाने, कुछ खाने या पीने के संबंध में, विवाह संबंधी आदि। आओ अब पानी की बोतल का विज्ञापन पढ़ते हैं। बोतल ही बोतल, पानी ठंडा रखना चाहे या गरम, बिट्टू बोतल आकर्षक रंगों और व डिजाइनों में उपलब्ध। कहीं नहीं मिलेगी लेकिन यहाँ मिलेगी। अधिक समय तक चलने की गारंटी। इस्तेमाल करके अवश्य देखें। मूल्य 50 रुपए से आरंभ। स्नेह एम्पोरियम 108, विकास मार्केट, हौज खास, दिल्ली। फोन। चश्मे का विज्ञापन। अपनी आँखों को धूप से बचाएं या अपनी नजर को और अधिक कमजोर होने से बचाएं। चश्मे ही चश्मे। हमारे यहाँ विभिन्न कंपनियों के चश्मे उपलब्ध हैं। गोयल ऑप्टिकल्स 109, रत्न बाजार के पीछे, निर्मल मार्केट, दिल्ली। आँखों के मुफ्त चेकअप के लिए समय लें। कॉल करें 998800। प्रतिवेदन लेखन। आज नाना जी ने समाचार पत्र पढ़ते हुए बीच में रुककर जिज्ञासा और प्रेरित को समझाया कि विद्यालयों, कार्यालयों या किसी भी स्थान पर समय समय पर कुछ न कुछ कार्यक्रम होते रहते हैं। इन कार्यक्रमों के हो जाने पर उनका क्रम से पूरा विवरण लिखना प्रतिवेदन लेखन कहलाता है। प्रतिवेदन लिखते समय ध्यान रखें कि सभी घटनाओं या चरणों का क्रमबद्ध विवरण लिखें। भाषा सरल व वाक्य छोटे लिखें। सभी घटनाएं या चरण क्रम से लिखें। विद्यालय में आयोजित नेत्र जांच शिविर के आयोजन पर एक प्रतिवेदन लिखते हैं। गगन भारती विद्यालय में 12 अगस्त 2022 को नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर वाले दिन हर कक्षा में छात्रों को सुबह ही उनके नंबर का पास दे दिया गया। डॉक्टर सुबह 8 बजे आ गए थे। सबसे पहले प्रधानाचार्य और अध्यापकों की जांच हुई। उनके बाद छोटी कक्षा के छात्रों को नेत्र जांच हेतु भेजना आरंभ किया गया। 3 दिन तक चले इस शिविर में सभी विद्यार्थियों को उनके क्रम से भेजा गया। सभी विद्यार्थियों ने शिष्टाचार पूर्वक जांच में सहयोग किया। क्षेत्र में हुए पौधारोपण कार्यक्रम में आयोजन का प्रतिवेदन। हमारे ब्लॉक के सभी निवासियों ने एक दिन सभा की और ब्लॉक के विकास प्राधिकरण अधिकारी को एक पत्र लिखकर दिया। 2-3 दिनों में ही 2000 पौधे भेज दिए गए। अब शाम को ही सभी क्षेत्र वासियों को सूचित किया गया कि 2 दिन में ये पौधे अपने ब्लॉक क्षेत्र में लगवाने में सहयोग दें। सभी ने प्रसन्नता पूर्वक पौधे लगवाने में भरपूर सहयोग दिया। साथ ही खाने पीने की भी व्यवस्था की गई। इस प्रकार क्षेत्र में 2 दिन और पौधारोपण कार्य सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। विद्यालय में आयोजित कवि सम्मेलन का प्रतिवेदन। हमारे विद्यालय में शिक्षक दिवस के अवसर पर एक कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। 1 सप्ताह पहले ही सभी विद्यार्थियों को सूचित कर दिया गया था। कवि सम्मेलन वाले दिन सभी सुबह ही हॉल में फूल मालाओं की रंगोली बनाकर सजाया गया। नियत समय पर सभी आमंत्रित कविगण आ गए। सुबह 10 बजे से कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। विद्यालय के जिन विद्यार्थियों को अपनी कविता का पाठ करना था वे भी आगे आकर बैठ गए। सबसे पहले मंच पर दीप प्रज्वलित किया गया। फिर सभी कवियों द्वारा एक से बढ़कर एक कविताओं का पाठ किया गया। साथ ही सभी कवियों, अभिभावकों और विद्यार्थियों को जलपान कराया गया। सारा कार्यक्रम व्यवस्थित रूप से सायं 4 बजे समाप्त हुआ।